नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील आखिर होता क्या है, ये किस कारण से होता है, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं और फिर एक ऐसी पेटेंट होम्योपैथिक दवाई जो आपके हाइड्रोसील में आपको काफी हद तक आराम दिला सकती है। तो दोस्तों बेसिकली हाइड्रोसील आखिर होता क्या है। दोस्तों हाइड्रोसील को सामान्य भाषा में कहा जाता है अंडकोशों में पानी का भर जाना या पोतों में पानी का भरा जाना। एक्चुअली में देखा जाए दोस्तों तो पुरुषों में दो टेस्टिकल्स होते हैं, एक लेफ्ट टेस्टिकल्स और एक राइट टेस्टिकल्स। ये जो टेस्टिकल्स होते हैं ये सीमेन प्रोडक्शन का काम करते हैं, साथ ही साथ पुरुषों के लिए कई प्रकार के हार्मोन का उत्पादन ये टेस्टिकल्स करते हैं। दोस्तों ये जो टेस्टिकल्स होते हैं ये एक थैलीनुमा संरचना में लटके रहते हैं और ये जो थैलीनुमा संरचना होती है इसे स्क्रोटम या हिंदी में कहे तो अंडकोश कहा जाता है। दोस्तों ये जो टेस्टिकल्स होते हैं इसके आसपास एक संरचना होती है जिसे ट्यूनिका वेजिनेलिस कहा जाता है। ये असल में दो लेयर से मिलकर बनी होती है। इन लेयर्स को सीरम लेयर्स कहते हैं और ये सीरम लेयर लगातार एक फ्लूइड का उत्पादन करती रहती है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहें तो ये समझ लीजिए कि ये सीरम लेयर लगातार पानी सा निकालती रहती है। दोस्तों ये पानी जो निकलता रहता है ये बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये एक सामान्य सी प्रोसेस होती है, लगातार सीरम लेयर से सीरम फ्लूइड का निकलना और उसे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना। परंतु दोस्तों यदि मान लिया जाए कि किसी भी कारण से ये जो सीरम लेयर है ये बहुत अधिक मात्रा में सीरम फ्लूइड का उत्पादन कर रही है, मतलब जो पानी निकाल रही है वो बहुत ज्यादा निकाल रही है, परंतु हमारी बॉडी जो है वो उसे प्रॉपर मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, या ये समझ लीजिए कि यदि किसी कारण से हमारी बॉडी की ये जो फ्लूइड है इसे एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वहां पर दोनों लेयर के बीच ये फ्लूइड लगातार इकट्ठा होता जाता है, मतलब पानी लगातार भरता जाता है, जिसके कारण हमारे टेस्टिकल्स का साइज हमेशा लगता है जैसे कि बढ़ गया हो। दोस्तों ये फ्लूइड इकट्ठा होकर के नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर झुकता है, तो जो व्यक्ति होता है उसे, जो मरीज होता है उसे लगातार भारीपन सा लगने लगता है और दोनों पांव के बीच में डिस्कम्फोर्ट सा फील होने लगता है। तो दोस्तों ये जो कंडीशन होती है जिसमें टेस्टिस के नीचे जो ट्यूनिका वेजिनेलिस की दोनों लेयर है इसमें पानी का भरा जाना, दोस्तों ये कंडीशन कहलाती है हाइड्रोसील, या सामान्य भाषा में कहें तो पोते का बढ़ जाना या अंडकोशों में पानी का भरा जाना। दोस्तों इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो जनरली ऐसा देखा जाए तो दोस्तों जो नवजात शिशु होते हैं उनमें इसको होने की जो चांसेस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा होते हैं, और लगभग एक जो सर्वे किया गया उसमें ये देखा गया है कि 10% नवजात शिशुओं में हाइड्रोसील की समस्या पाई जाती है, जो समय के साथ धीरे धीरे दोस्तों ठीक हो जाती है। दोस्तों दूसरा रिस्क फैक्टर्स देखें तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा हेवी वेट उठाने का काम करते हैं, बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, ऐसे लोगों में भी दोस्तों बहुत ज्यादा संभावना होती है हाइड्रोसील पैदा होने की। तो जो नए लड़के होते हैं, युवा वर्ग होता है, जिम में बहुत ज्यादा वजन उठाता है, कसरत करता है, साथ में कभी लंगोट या सपोर्टर का यूज नहीं करता, दोस्तों ऐसे लोग भी रिस्क फैक्टर्स में सम्मिलित होते हैं और इनमें भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हाइड्रोसील के डेवलप होने के। दोस्तों तीसरी बात देखें तो इंजरी भी इसका एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कारण होती है, मतलब किसी भी प्रकार से यदि स्क्रोटम एरिया में या ग्रॉइन एरिया में चोट लगती है तो वो भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कारक हो सकती है हाइड्रोसील के पैदा होने के कारण। तो ऐसे सभी लोग जो इस प्रकार का काम करते हैं जहां पर ग्रोइन एरिया में चोट लगने की संभावना है वो भी दोस्तों बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे लगातार साइकिल चलाने वाले लोग या घुड़सवारी करने वाले लोग या गाड़ी पर लंबे समय तक बैठने वाले लोग, और इसके बाद यदि जिस रास्ते पर आप गाड़ी चला रहे हो वो रास्ता भी बहुत ज्यादा खड्डों से भरा हुआ है, तो इसमें ऐसी संभावना ज्यादा है कि आपके ग्रोइन एरिया पर बार बार लगने वाले झटकों से किसी प्रकार की चोट लग सकती है। या दोस्तों जो बहुत ज्यादा मजदूरी का काम करते हैं, बहुत ज्यादा जैसा कि मैंने आपको बताया वजन उठाने का काम करते हैं, इन लोगों में भी बहुत ज्यादा संभावना होती है इस प्रकार का इन्फेक्शन होने की। इसके अलावा देखिए दोस्तों तो वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, चाहे 10 साल का व्यक्ति हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, परंतु अधिक संभावना ये रहती है कि 40 से ऊपर की एज के व्यक्तियों में हाइड्रोसील होने का जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रोसील का एक और मेन काज होता है इन्फेक्शन। तो यदि आपको टेस्टिस एरिया में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो आप हाइड्रोसील के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्क फैक्टर्स
की तरह से काम करने वाले हैं। दोस्तों मुख्यतः यदि देखा जाए तो इपिडिडाइमिस और आर्काइटिस दो हाइड्रोसील के होने वाले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन्फेक्शियस कारण है। परंतु इसके अलावा दोस्तों गोनोरिया के कारण भी हाइड्रोसील हो सकता है, वेरिकोसील के कारण भी हाइड्रोसील हो सकता है, या इतने लोकल एरिया जो आपका ग्राइन एरिया है या जो आपके टेस्टिकल से इस एरिया में यदि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो दोस्तों हाइड्रोसील होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों जेनेटिक भी एक रीजन होता है। यदि आपके परिवार में हाइड्रोसील की बीमारी पहले भी हुई है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप भी हाइड्रोसील के चपेट में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे के सारे काज। अब दोस्तों बात करते हैं लक्षणों की कि हाइड्रोसील में क्या क्या लक्षण आते हैं। दोस्तों हाइड्रोसील में जनरली सबसे पहले तो सूजन सी महसूस होती है, जैसे वहां पर पानी भरा जाता है और उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो व्यक्ति को छूने पर ऐसा लगता है जैसे प्रभावित एरिया उसका साइज बढ़ गया है, वहां पर सूजन सी आ गई है। दोस्तों दूसरी बात करें दर्द की, तो दर्द जनरली तो नहीं होता है, परंतु दर्द डिपेंड करता है दोस्तों इन्फेक्शन पे। यदि दोनों लेयर के बीच में इकट्ठे होने वाले फ्लूइड में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो वहां पर दर्द भी आ सकता है और कभी कभी मवाद सा भी बाहर दोस्तों निकल सकता है। इसके अलावा दोस्तों सारी चीजें डिपेंड करती है इकट्ठा होने वाले फ्लूइड के ऊपर। फ्लूइड जितना कम इकट्ठा होगा उतनी कम तकलीफ होगी, जितना ज्यादा इकट्ठा होता जाएगा तकलीफ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। दोस्तों फ्लूइड ज्यादा इकट्ठा होकर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति को चलने फिरने में परेशानी पैदा होने लगती है, क्योंकि पूरा का पूरा स्क्रोटम एरिया जो है वो दोनों पांव के बीच में बार बार रगड़ सा खाता है। तो दोस्तों जितना ज्यादा पानी इकट्ठा होता जाता है उतना ज्यादा डिस्कम्फोर्ट बढ़ता जाता है, व्यक्ति गाड़ी नहीं चला पाता, व्यक्ति चल नहीं पाता, व्यक्ति चलने फिरने में उसे बहुत ही ज्यादा असुविधा सी महसूस होती है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रभावित एरिया है वहां पर आपको बहुत ज्यादा भारीपन, बहुत हैवीनेस सी आपको महसूस होगी। तो दोस्तों ये तो हुए लक्षण। अब यदि बात करें कि हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि कहीं हमें हाइड्रोसील तो नहीं, तो दोस्तों इसके लिए आप बहुत ही सिंपल सा टेस्ट आप स्वयं भी कर सकते हैं। आप जो हाइड्रोसील वाला एरिया है यदि आप वहां पर इस प्रकार से प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप पानी से भरा हुआ कोई गुब्बारा सा दबा रहे हैं, जो दबाने के बाद आप जैसे ही छोड़ेंगे वो वापस पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो ये तो एक दोस्तों सिंपल सा टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट होता है दोस्तों जिसे टार्च टेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि बहुत तेज लाइट मारने वाली टार्च उसे आपको अंडकोशों से सटाकर, मतलब कि स्क्रोटम से सटाकर रखना है। दोस्तों यदि हाइड्रोसील होता है तो प्रकाश जो होता है वो टेस्टिकल्स और सारे के सारे स्क्रोटम के पार दूसरी तरफ दिखाई देता है, साथ ही साथ प्रभावित एरिया आपको वहां पर लाल लाल सा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये एक दूसरा टेस्ट होता है जो बहुत सारे सर्जन यूज में लाते हैं हाइड्रोसील के लिए। और यदि आपको दोस्तों कंफर्म करना है तो उसके लिए आपको अल्ट्रासोनोग्राफी स्क्रोटम की करवानी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आप हाइड्रोसील की कंडीशन में आपके स्क्रोटम के एक तरफ हल्की सी चपत मारेंगे तो आपको उसके दूसरी तरफ एक लहर सी उठती महसूस होगी। जैसे आप बाटल में एक तरफ से साइड से यदि टच करेंगे तो पानी की लहर दूसरे सिरे से टकराती है, ठीक इसी प्रकार से आपको आपके स्क्रोटम के अंदर फीलिंग आएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि मुझे हाइड्रोसील की शिकायत हो गई है। दोस्तों ये तो हुए सारे लक्षण, सारे सिम्टम्स और सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह। अब सामान्य सा थोड़ा यदि हम मैनेजमेंट का ध्यान रखें तो हम इस कंडीशन में होने से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका एक महत्वपूर्ण कारक होता है इंजुरी। तो आप ध्यान रखें जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको ग्रोइन के एरिया में इंजुरी ना हो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप हैवी वेट उठाने की एक्सरसाइजेस करते हैं या आपका पेशा कुछ इस प्रकार सा है जैसे मजदूरी या हिमाली वगैरह जहां पर आपको बहुत भारी भारी सामान उठाना पड़ता है, तो आप प्लीज लंगोट या सपोर्टर का यूज जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो है ये स्क्रोटम को एक कसावट देते हैं जिससे कि वहां पर पानी इकट्ठा होने की संभावना दोस्तों बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों जनरली वैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स इसके लिए केवल एक सर्जरी ही ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं, क्योंकि दोस्तों सर्जरी में जो ट्यूनिका वेजिनलिस की सतह है जहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा था उसे काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ कंडीशन में यदि लिक्विड कम है तो दोस्तों वहां पर एस्पायरेशन भी किया जाता है, मतलब निडल डालकर जो लिक्विड इकट्ठा हुआ उसे खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों ये तो हुई एलोपैथी की बात। होम्योपैथी में दोस्तों इसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयां हैं और काफी सारे केसेस इससे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। 100% तो नहीं कह सकता, किंतु दोस्तों बहुत सारे केसेस में आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी मेडिसिन है, जैसे रोडोडेंड्रॉन एक बहुत ही अच्छी दवा होम्योपैथी की, या आर्निका मोंटाना। जब भी किसी प्रकार की चोट लगने के बाद हाइड्रोसील हुआ है तो आर्निका मोंटाना बहुत अच्छी दवा है। नवजात शिशुओं के केसेस में दोस्तों एब्रोटेनम बहुत अच्छी दवा है। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरी दवा है जैसे नक्स वोमिका, पल्सेटिला, बेलाडोना, एपिसमेल, ये आरामेट, मेडोराइनम। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो लक्षणों के हिसाब से आपके लिए चयन की जाती है।
परंतु दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक पेटेंट ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आपके डॉक्टर ने आपको सर्जरी की सलाह दी है तो आप इस ड्रॉप को लगातार 1 महीने तक यूज कर सकते हैं, और 1 महीने में यदि आपको रिजल्ट मिलता है दोस्तों तो आप इसे कंटिन्यू 3 महीने 4 महीने यूज करेंगे तो आपकी समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखें, आप इसे किसी डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वही बेहतर समझ सकता है कि आपके लक्षण कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। दोस्तों जिस ड्रॉप की मैं बात करने वाला हूं वो दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है एलन की, हैदराबाद की। दोस्तों एलन की हैदराबाद कंपनी का यह ड्रॉप है जिसका नाम है हाइड्रोसील ड्रॉप। आप यहां पर देख पाएंगे दोस्तों हाइड्रोसील ड्रॉप बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी और मैं अपनी प्रैक्टिस में इसे यूज करता हूं। और जो यदि कम मात्रा में लिक्विड वहां पर एकत्रित होता है दोस्तों तो धीरे धीरे इस मेडिसिन की सहायता से जो हैवीनेस सी आ रही थी, जो लिक्विड इकट्ठा हो रहा था, वो भी धीरे धीरे हमारे बॉडी के एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ाने के कारण हमारी बॉडी की जो एब्जॉर्ब करने की पावर है वो इस मेडिसिन से बढ़ जाती है, जिससे वो सारा का सारा लिक्विड सोख लेता है। और जो हाइड्रोसील जिस लिक्विड के इकट्ठा होने के कारण हुआ था दोस्तों, चूंकि वो लिक्विड हट जाता है इसलिए हाइड्रोसील भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों इसके बारे में बात करूं, इसके कंटेंट के बारे में बात करूं तो हाइड्रोसील की, या समझ लीजिए कि हमारे टेस्टिस की जितनी भी बीमारियां होती है उनकी दवाएं लगभग इस मेडिसिन में मिली हुई है। मतलब इसमें जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी कारक से जो हाइड्रोसील पैदा करते हैं उन सभी को ठीक करने की मेडिसिन मिली हुई है। जैसे इसमें मिला हुआ रोडोडेंड्रॉन दोस्तों टेस्टिस, हाइड्रोसील, वेरिकोसील सभी में यूज होता है। फिर इसके बाद इसमें मिला हुआ पल्सिटिला जो दर्द में यूज होता है। इसके अलावा इसमें मिला हुआ एपिस मेलिफिका दोस्तों, ये भी सूजन और दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। आराम मेटेरियम भी दोस्तों सूजन में, दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। लाइकोपोडियम दोस्तों, लाइकोपोडियम भी बहुत ही अच्छी दवा है शरीर में यदि कहीं एक्स्ट्रा फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए। इसके अलावा रस्टाक्स, यदि आपको बेचैनी सी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चलने फिरने में डिस्कम्फोर्ट फील होगा, उसके लिए रस्टाक्स भी बहुत अच्छी दवा दोस्तों। आर्निका मोन्टाना, यदि ये जो आपकी हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है ये किसी प्रकार की चोट लगने के बाद हुई है तो आर्निका मोन्टाना और एब्रोटेनम भी दोस्तों इसमें मिली हुई है। तो आप देखेंगे तो हाइड्रोसील की जितनी भी मेन मेडिसिन होती है वो सारी इसमें मिली हुई है। और आपको यदि सर्जरी की सलाह आपके डॉक्टर ने दी है या आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन थोड़ा सा कम है तो आप इसे 1 महीने लेकर ट्राई कर सकते हैं। 1 महीने में यदि आपको लगता है कि आपके लक्षणों में आराम है दोस्तों तो लगातार 3-4 महीने लेने तक ये आपके लक्षणों को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है, परंतु किसी डॉक्टर की देखरेख में या डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको इसके डोज के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली चेतावनी तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने बताया कि हाइड्रोसील 10% नवजात शिशुओं में होता है, तो आपको ये ड्रॉप नवजात शिशुओं को बिल्कुल भी नहीं देनी है। केवल ये ड्रॉप दोस्तों एडल्ट लोगों के लिए है, मतलब वयस्क लोगों के लिए ही है। तो जो 14 साल या 14 साल से ऊपर है दोस्तों वो सभी इस ड्रॉप को ले सकते हैं। लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यदि आप 14 से 20 साल तक के हैं तो आपको 20 बूंदे आधे कप पानी के साथ सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार लेना है। यदि आप 20 साल से ऊपर है, आपका वेट भी काफी अच्छा है, तो आपको 30 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी के साथ दोस्तों लेना है। ध्यान रखिएगा लगातार 1 महीने जरूर यूज करें, उसके बाद ही आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो यहाँ पर आप जो पैक देख रहा है यह 30 ml का पैक है, 30 ml का पैक है जो लगभग 15 दिन आराम से चल जाता है। और इस 30 ml की जो प्राइस है वो लगभग 150 रुपीज है। 150-160 रुपए के बीच का ये ड्रॉप है। आपको आराम से 15 दिन चल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और आपको बहुत ही आसानी से आपकी हाइड्रोसील की समस्या से दोस्तों मुक्त करने में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर ड्रॉप है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, परंतु किसी डॉक्टर की गाइडेंस में। दोस्तों ये था वीडियो हाइड्रोसील के बारे में और उसकी एक पेटेंट मेडिसिन, बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी एलन जो हैदराबाद की है, उसके पेटेंट हाइड्रोसील ड्रॉप के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।